मैं सचिन गौड़ एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव पर स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज फिर हम लोग पुनः पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में। और सामान्य ज्ञान की ये जो सीरीज चलाई गई है यूपी की, तो ये जो यूपी का मॉक टेस्ट है हमारा बच्चों, इसके अंदर भी हम लोगों के द्वारा लगभग 30 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी बच्चे क्लास के साथ लास्ट तक बने रहेंगे। सबसे पहले सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। उसके बाद आप लोग क्लास के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। इस प्रकार की एजुकेशनल वीडियो कंटिन्यू हमारे चैनल पर आती है और प्रतिदिन सभी बच्चों को 9 बजे लाइव अवश्य आना है। बच्चों चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है, सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है बीएड के एंगल से भी। अभी हाल फिलहाल में बीएड का एंट्रेंस आने वाला है, उसमें भी आपको काम आने वाला है। यूपी टेट में भी बहुत बार पूछा जाता है और सुपर टेट के अंदर भी बहुत मात्रा में पूछा जाता है। कितने ही, अगर हम बात करते हैं कितने ही एग्जाम ऐसे हैं बच्चों जिनके अंदर इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है, तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरियसली पढ़ लेते हैं। पहले, उत्तर प्रदेश में निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को कब लागू किया गया था? अनिवार्य एवं निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार जो बच्चों का है 6 से 14 साल के, उसको यूपी के अंदर कब लागू किया गया था? एक विकल्प बच्चों आपके पास है 2010, एक है 2011, एक 2012 और एक डी विकल्प यहाँ पर मौजूद है 2013। सभी बच्चों को तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल अधिकार शिक्षा नियमावली को कब लागू किया गया था? शिक्षा का अधिकार है बच्चों का 6 से 14 साल के, तो इस नियमावली को यूपी में कब लागू किया गया था? 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर रिप्लाई करने हैं। 3 से 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। तो यहाँ पर 2010 आपका बिल्कुल गलत है, आपका 2012 भी गलत है, 2013 भी गलत है। उत्तर प्रदेश में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को सन 2011 में लागू किया गया था। इसी चीज को सब बच्चों को ध्यान रख लेना है। इन फ्यूचरली ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी लगभग डिस्प्ले पर बच्चों आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सोल्व करने वाले हैं। किस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है? ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके अंदर संयुक्त परिवार का एक नियम है, एक प्रथा है? ये आप लोगों को बताना है बच्चों। एक है थारू जनजाति, एक है खरवार जनजाति, एक है सहरिया, एक है पहरिया। आपके पास 4 विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले सभी बच्चों को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, आफ्टर दैट सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए तेजी के साथ पढ़िएगा सभी बच्चे। किस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है? ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके अंदर संयुक्त परिवार की प्रथा है? चलिए 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। प्रत्येक स्टूडेंट को 3 से 4 सेकंड के अंदर अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए जो बच्चे सेशन के साथ थोड़ा सा लेट जुड़े हैं उन सभी को सबसे पहले जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। उसके बाद क्लास के साथ लाइव हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे, विकल्प को पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपने आंसर चैट बॉक्स में सबमिट कराएंगे। किस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है बच्चों? एक विकल्प आपके पास यहां पर है थारू, एक है खरवार, एक है सहरिया, एक है पहरिया। चलिए मैं आपको सही आंसर बता देता हूं क्योंकि 4 सेकंड का जो समय है लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों। यहां पर पहरिया डी विकल्प आपका गलत है, सहरिया भी गलत है, खरवार भी गलत है, थारू यहाँ पर एकदम सही विकल्प है। और मैं जनजाति के ऊपर एक इंडिविजुअली लेक्चर भी आपको करा चुका हूँ। यदि आप उसका ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति पाई जाती है और ये जनजाति संयुक्त परिवार में रहना ज़्यादा पसंद करती है। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। राज्य में 0 से लेकर 6 वर्ष आयु वर्ग के सबसे कम आबादी किस जनपद में है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जिसके अंदर शैशव अवस्था वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। एक है विकल्प आपके पास बच्चों, ए विकल्प है महोबा,
एक है श्रावस्ती, एक हमीरपुर, एक चित्रकूट। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जहां पर 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के सबसे कम आबादी है? एक महोबा, श्रावस्ती, हमीरपुर, चित्रकूट। चलिए 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। 3 से 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बच्चों पहला विकल्प है यहाँ पर महोबा, दूसरा है श्रावस्ती, तीसरा हमीरपुर और चौथा आपका चित्रकूट है। आई थिंक 4 सेकंड का समय आपका लगभग पूरा हो चुका है। तो बात करते हैं सही आंसर की बच्चों। डी विकल्प यहाँ पर गलत है। चित्रकूट, हमीरपुर भी आपका गलत है, श्रावस्ती भी गलत है। यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है महोबा। इसका कारण यह है उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में सबसे कम जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो महोबा की है, तो इसलिए जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी महोबा ही आपका राइट आंसर है। फिर भी आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया गया था, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के सबसे कम आबादी कहां पर है, तब आपको बताना है महोबा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। उत्तर प्रदेश में हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय कब स्थापित किया गया था? ये बहुत ही खास क्वेश्चन है। 2 से 3 बार आपको ये मैं भी बता चुका हूं और परीक्षाओं में आ भी चुका है। चलिए सभी बच्चे जो है तेजी के साथ रिप्लाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निर्देशालय कहां पर मौजूद है? चलिए तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो आंसर सबमिट नहीं कराएगा। सभी बच्चों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए तेजी के साथ आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। बच्चों पहला विकल्प 1972 है, एक विकल्प आपके पास 1973 है, एक आपके पास विकल्प 1974 है, एक डी विकल्प है 1975। चलिए 4 सेकंड आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बात करते हैं एकदम सही विकल्प की बच्चों। यहां पर डी 1975 आपका गलत है, सी 1974 भी गलत है और बी 1973 भी गलत है। उत्तर प्रदेश में हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। ये आप लोगों को सही से अच्छे से ध्यान रख लेना है। इन फ्यूचरली ये चीज आपको काम आने वाली है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्प्ले पर आ चुका है और ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? ये तो बहुत ही खास क्वेश्चन है। ये आपसे हाई स्कूल इंटर के अंदर भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। भारत दुर्दशा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? एक विकल्प यहाँ पर मौजूद है जयशंकर प्रसाद, एक बी विकल्प है हरिश्चंद्र, एक सी दिया गया है लल्लूलाल, एक दिया गया है डी प्रेमचंद्र। चलिए 3 से 4 सेकंड में सभी स्टूडेंट अपने आंसर सबमिट कराएंगे। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? हाई स्कूल के अंदर भी आप लोग इस चीज को पढ़ चुके हो। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, हरिश्चंद्र, लल्लूलाल और एक डी यहां पर मौजूद है प्रेमचंद। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। यहां पर प्रेमचंद्र एक गलत विकल्प है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा भारत दुर्दशा की रचना नहीं की गई थी। ये आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? गलत। तो डी को हम यहाँ काट देते हैं। ठीक है, लल्लूलाल भी आपका गलत है, जयशंकर प्रसाद भी गलत है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? हरिश्चंद्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आपको ध्यान रखना है भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। काफी फेमस किताब है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। किस संस्थान का संबंध मुगल उत्तराधिकार युद्ध से है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध हुए थे, जिनमें लगभग सभी युद्धों में औरंगजेब विजयी रहा था? एक है खुजाहा, ए विकल्प, एक है इटावा, एक है चंदावर, एक है वाराणसी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर देंगे। किस स्थान का संबंध मुगल उत्तराधिकार युद्ध से है? खुजाहा, इटावा, चंदावर, वाराणसी। 4 विकल्प बच्चों यहां पर मौजूद है। एक सही विकल्प का आपको चयन करना है। किस स्थान का संबंध मुगल उत्तराधिकार युद्ध से है? खुजाहा, इटावा, चंदावर, वाराणसी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो आंसर सबमिट नहीं कराएगा। 3 से 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों। वाराणसी यहां पर गलत है, चंदावर भी आपका गलत है, इटावा भी गलत है। इलाहाबाद के पास में खुजाहा नाम की एक जगह है, वहां पर मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध हुए
और सभी मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब विजयी रहा, इसीलिए औरंगजेब फिर शाहजहां के बाद अगला मुगल शासक बनाया गया। आगे बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 की। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अति सघन यानी कि घने वन पाए जाते हैं? क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन कहां पर पाए जाते हैं? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है। एक विकल्प है खीरी, एक है मिर्जापुर, एक है सोनभद्र, एक है आपका चंदौली। 4 विकल्प बच्चों आपके पास मौजूद है और आपको करना क्या है, केवल 4 सेकंड के अंदर अपना राइट आंसर सबमिट करा देना है। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अरे भाई सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन है? एक है लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली। चलिए कोई बात नहीं है, जो बच्चे सेशन के साथ लेट जुड़े हैं उन सभी को यहीं से ऐड हो जाना है। सभी को अपने आंसर चैट बॉक्स में सबमिट कराने हैं। चलिए 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 तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। पहला विकल्प बच्चों यहां पर दिया गया लखीमपुर खीरी, बी मिर्जापुर, सी सोनभद्र और डी आपका दिया गया है चंदौली। बात करते हैं सही विकल्प की। डी पूर्ण रूप से आपका गलत है, सी सोनभद्र भी गलत है, मिर्जापुर भी आपका गलत है। इन तीनों का ही संबंध क्षेत्रफल के अनुसार वन से नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के अनुसार कहां पर पाए जाते हैं? लखीमपुर खीरी के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ए विकल्प आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश को कितने सांस्कृतिक जोन में बांटा गया है? ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी पूछा जाता है आपसे, तो दोनों ही एंगल से ये आप लोगों के लिए खास है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के हिसाब से भी, आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से भी। उत्तर प्रदेश को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है? एक है 4, एक है 5, एक है 3, एक है 4। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। ए विकल्प आपको 4 दिया गया है, एक बी विकल्प 5 दिया गया है, एक सी विकल्प 3 दिया गया है, एक डी आपको दिया गया है 4। चलते रहिएगा सभी बच्चे। अरे भाई सभी बच्चों को आंसर सबमिट कराने हैं। 4 सेकंड का समय दिया गया है, उसी समय के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। उत्तर प्रदेश को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 4, 5, 3, 4। चलिए चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। आपके पास 4 विकल्प थे। ए विकल्प यहां पर बच्चों पूर्ण रूप से आपका गलत है, डी भी आपका गलत है, सी भी गलत है। उत्तर प्रदेश के जो सांस्कृतिक जोन है, क्षेत्र हैं, उनकी संख्या कितनी है? 5। आपको ध्यान रख लेना है, उत्तर प्रदेश को 5 सांस्कृतिक क्षेत्रों में यानी कि जोन में बांटा गया है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का संबंध कौन से स्थान से है? कहां पर उनका जन्म हुआ था? एक विकल्प आपके पास झांसी है, एक विकल्प कानपुर है, एक वाराणसी है, एक डी भी यहां पर मौजूद है गोरखपुर। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। मेजर ध्यानचंद का संबंध उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद से है? एक विकल्प है झांसी, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां पर हुआ था? अरे बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है। इन्हीं की जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को हम किस रूप में मनाते हैं? इनके जन्म दिवस को ही हम किस रूप में मनाते हैं? खेल दिवस। चलिए चलिए, अरे भाई हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेजर ध्यानचंद कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में उन लोगों का जन्म हुआ था? ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। 4 विकल्प यहाँ पर बच्चों मौजूद थे। गोरखपुर आपका पूर्ण रूप से गलत है, वाराणसी आपका पूर्ण रूप से गलत है, कानपुर आपका पूर्ण रूप से गलत है, झांसी यहाँ पर एकदम सही विकल्प है। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? झांसी। चलिए झांसी उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चरकुला कहाँ का लोक नृत्य है? चरकुला कहाँ का लोक नृत्य है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है, ब्रजभूमि का है, अवध का है या फिर उपयुक्त सभी? बहुत बार पेपरों में आएगा आपसे, चरकुला कहाँ का लोक नृत्य है? स्टेट लेवल का है तो आपको जनपद के हिसाब से ही बताना पड़ेगा। बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, अवध, उपयुक्त सभी। चलिए उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में चरकुला लोक नृत्य फेमस है, प्रसिद्ध है, उसका उपयोग किया जाता है? ये आप लोगों को बताना है। बुंदेलखंड क्षेत्र से, ब्रजभूमि से, अवध से
या फिर आपको डी भी चुन लेना है, उपयुक्त सभी। 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको 4 सेकंड से अधिक का समय लगेगा। सभी बच्चों को मैक्सिमम 4 सेकंड के अंदर आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। चरकुला कहाँ का लोक नृत्य है? बुंदेलखंड यहाँ पर एकदम गलत विकल्प है। उपयुक्त सभी भी आपका गलत है, अवध भी आपका गलत है। फिर राइट आंसर आपका बनता है ब्रजभूमि। ब्रजभूमि से ही चरकुला लोक नृत्य का संबंध है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। शारदा नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है? ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। पीलीभीत से निकलने वाली जो शारदा नहर है उससे उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों को सिंचाई का लाभ मिलता है? उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने जनपद है जिनकी सिंचाई की जिम्मेदारी शारदा नहर प्रणाली के ऊपर निर्भर है? आपके पास 4 विकल्प है बच्चों। एक है ए 7, एक बी है 8, एक सी यहाँ पर दिया गया 10, एक डी आपको दिया गया 12। उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली के अंतर्गत कितने जनपद आते हैं? 7, 8, 10, 12। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 3 से 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। बात कर लेते हैं एकदम सही विकल्प की। आई थिंक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे और उत्तर प्रदेश की नदी तंत्र को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। आपका यहां पर ए विकल्प पूर्ण रूप से गलत है, बी आपका पूर्ण रूप से गलत है, डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी यहां पर बच्चों पूर्ण रूप से सही है। शारदा नहर प्रणाली का जो संबंध है वो लगभग कितने जनपद से है? 10 जनपद से है। शारदा नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। शारदा नदी पीलीभीत से होते हुए ये लगभग उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों में सिंचाई की जिम्मेदारी को उठाती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट है, ऑलरेडी ये आ चुका है 1-2 बार। ग्रेटर नोएडा की स्थापना कब की गई थी? ग्रेटर नोएडा की स्थापना कब की गई थी? एक विकल्प 1991, 1992, 1993, एक है 1995। 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं। इन 4 विकल्प से एक सही विकल्प का आपको चयन कर लेना है। ग्रेटर नोएडा की स्थापना कब की गई थी? 1991, 1992, 1993, 1995। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। ग्रेटर नोएडा की स्थापना कब की गई थी? अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 4 सेकंड का आप लोगों को समय दिया गया था, ये समय आपका कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों यहाँ पर डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका 1993 गलत है, 1992 भी गलत है। गौतम बुद्ध नगर के अंदर, नोएडा सिटी के अंदर 1991 में ग्रेटर नोएडा नाम का एक छोटा सा जोन स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी खास हो जाता है स्टेट लेवल के एग्जाम में। आगे बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहां से कर बंदी आंदोलन चलाया था? जो गांधी जी और पंडित नेहरू हैं, इनके द्वारा बहुत सारे आंदोलन एक साथ चलाए जाते हैं, लेकिन जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसी समय पंडित नेहरू के द्वारा भी एक आंदोलन चलाया जाता है। आंदोलन का नाम था कर बंदी आंदोलन, यानी कि भारतीय लोग अंग्रेजों को किसी प्रकार का लगान नहीं देंगे। एक विकल्प है आपके पास इलाहाबाद, एक आपको दिया गया है दिल्ली, एक है लखनऊ, एक है पटना। कर बंदी आंदोलन पंडित नेहरू के द्वारा कौन से स्थान से चलाया गया था? चलिए 3 से 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। पहला विकल्प बच्चों यहां पर दिया गया है इलाहाबाद, बी आपको दिया गया है दिल्ली, सी दिया गया है लखनऊ, डी आपको दिया गया है पटना, और मेरे द्वारा भी आपको 4 सेकंड का ही अधिकतम समय दिया गया है। इन 4 सेकंड के अंदर ही आप लोगों को अपना आंसर सबमिट करा देना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन नेहरू जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहां से करबंदी आंदोलन को प्रारंभ किया था? चलिए बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों। पटना यहाँ पर एकदम गलत आंसर है, लखनऊ भी आपका गलत है, दिल्ली भी गलत है। पंडित नेहरू इलाहाबाद के रहने वाले थे, इलाहाबाद वाले क्षेत्र से ही उनके द्वारा करबंदी आंदोलन शुरू किया जाता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 डिस्प्ले पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। ठीक है,
लखनऊ की सीमा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी के हिसाब से। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले के सीमा को स्पर्श नहीं करती है? जो लखनऊ यूपी की राजधानी है, सिटी है, इसकी सीमा निम्नलिखित में से कौन से जनपद को स्पर्श नहीं करती है? एक विकल्प है आपके पास बलिया, एक है आपके पास उन्नाव, एक है हरदोई और एक है आपके पास बाराबंकी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से कौन से जिले को स्पर्श नहीं करती है? बलिया, उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी। लखनऊ जिले की जो सीमा है निम्नलिखित में से कौन से जनपद को स्पर्श नहीं करती है? बलिया, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी। 4 विकल्प आपके पास मौजूद है, यहीं से आपको एक सही विकल्प उठा लेना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अरे भाई 4 सेकंड का आप लोगों को समय दिया गया था, वो लगभग आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं एकदम सही विकल्प की, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले यूपी का जो मैप है ये लगभग ऐसा है, ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और इधर की साइड आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लगभग मध्य में आपका क्या पड़ता है? लखनऊ पड़ता है। आपको ये बताना है जो लखनऊ जनपद है वो, लखनऊ जो सिटी है, लखनऊ जनपद भी है, इसकी सीमा निम्नलिखित में से कौन से जनपद के साथ स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। तो बाराबंकी के साथ स्पर्श करती है, इसलिए ये गलत हो जाता है। हरदोई के साथ भी अटैच है, ये भी आपका गलत हो जाता है। उन्नाव के साथ अटैच है, ये भी आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। लेकिन बलिया यहाँ पर अटैच नहीं करता है और हम लोगों को यही बताना है सीमा स्पर्श नहीं करती है, यानी कि बलिया के साथ। रीज़न ये है कि बलिया यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में है, जाकर बिहार बॉर्डर के आसपास ये पड़ता है और लखनऊ आपका यहाँ पर है। लखनऊ के इर्द गिर्द ये चारों ही जनपद पड़ते हैं, जैसे उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के कितने अंग हैं? आपसे सदन नहीं पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जब सदन पूछा जाए तब आंसर अलग होगा और जब आपसे विधानमंडल के अंग पूछा जाए तब आंसर अलग होगा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के कितने अंग हैं? चलिए तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश विधान मंडल के कितने अंग हैं? एक है विकल्प 2, एक है विकल्प 3, एक विकल्प 4, एक आपका दिया गया है डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के टोटल कितने अंग हैं, ना कि ये पूछा गया है कितने सदन हैं। आपसे पूछा गया टोटल कितने अंग हैं, किनको मिलाकर उत्तर प्रदेश की विधानमंडल का निर्माण होता है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल गलत आंसर है, 4 भी आपका गलत आंसर है। इसका मतलब आपका ए विकल्प भी कैंसिल हो जाता है, सी भी कैंसिल हो जाता है, डी भी कैंसिल हो जाता है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, देखिएगा। पहला तो है आपका विधान परिषद, जो कि उच्च सदन की कैटेगरी में आता है। फिर आ जाता है विधान सभा, ये दूसरा भाग हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा अंग। तीसरा अंग होता है राज्यपाल। तीसरा अंग कौन होता है? राज्यपाल, यानी कि गवर्नर, ठीक है। आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यदि आपसे पूछा जाता है विधानमंडल के कितने सदन हैं, विधानमंडल के सदन यदि आपसे पूछे जाते हैं तब आपको बताना है कि विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि विधानमंडल के कितने अंग होते हैं या कितने भाग होते हैं, उस कंडीशन में आपको बताना है 3, विधान परिषद, विधानसभा और एक अंग होता है इसका राज्यपाल। आप लोगों को तीनों ही बातों को अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए गर्मी काफी है आज, तो सभी बच्चे जो है क्लास के साथ लास्ट तक बने रहेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कब हुआ था और कहां पर हुआ था? ये क्वेश्चन दोनों ही बार आपसे पूछा गया है कि पंडित मदन मालवीय का जन्म कब और कहां पर हुआ था। तो पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कब और कहां पर हुआ था हम जान लेते हैं। आपके पास एक विकल्प है 1860, एक 1861, एक 1862, एक 1863। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म, मालवीय परिवार से थे, नाम था इनका मदन मोहन। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कौन से सन में हुआ था? 1860, 1861, 1862, एक आपको डी दिया गया 1863। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कब और कहां पर हुआ था? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे 3 से 4 सेकंड के अंदर आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे।
अरे भाई सभी बच्चों को अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो आंसर सबमिट नहीं कराएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कब और कहां पर हुआ था? चलिए बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। लगभग 4 सेकंड आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर डी आपका एक गलत विकल्प है, सी भी आपका गलत विकल्प है, ई भी गलत विकल्प है। पंडित मदन मोहन मालवीय का जो जन्म है वह 1861 में प्रयाग नामक स्थान पर हुआ था। आई थिंक ये यूपी के रहने वाले थे, ठीक है, यूपी के रहने वाले थे। प्रयाग यानी कि इलाहाबाद के अंदर इनका जन्म होता है। और बहुत बार बच्चों परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय के पिता का नाम क्या था, तब आपको बताना है ब्रजनाथ। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 1861 में प्रयाग जनपद के अंदर होता है और इनके पिता का नाम था ब्रजनाथ। तीनों ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए खास हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की जो मात्रा है सामान्यतः क्या होती है? देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश से चलते हैं, ठीक है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश से किसकी तरफ चलते हैं हम? पश्चिम की, तो वर्षा की जो मात्रा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्षा की मात्रा घटती है, वर्षा की मात्रा बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, या पहले घटती है फिर बढ़ती है? चलिए तेजी के साथ जो है आप लोगों को बताना है। 3 से 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। उत्तर प्रदेश में यदि हम पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो बारिश की जो मात्रा है सामान्यतः घटती है या बढ़ती है या अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। आप लोगों को एकदम सही आंसर यहां पर सबमिट करा देना है। चलिए बात कर लेते हैं एकदम सही विकल्प की बच्चों। तो डी विकल्प आपका पूर्ण रूप से गलत है। अपरिवर्तित रहती है ये भी आपका गलत है। बढ़ती है ये भी गलत है। जैसे ही हम पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं उस स्थिति में बारिश की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है? कम। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर अधिक वर्षा होती है जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कम वर्षा होती है। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। भौगोलिक प्रभाव है, कभी भूगोल पढ़ोगे उत्तर प्रदेश का तो वहां पर ये चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए ये रिवीजन सेशन है, इसके अंदर हम केवल क्वेश्चन आंसर की ही बात करते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजकीय संग्रहालय हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के अंदर कितने राजकीय संग्रहालय हैं? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट करेंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर कितने राजकीय संग्रहालय हैं? चलिए एक विकल्प है आपके पास 10, एक विकल्प बच्चों मौजूद है 12, एक विकल्प है 14 और एक डी विकल्प आपके पास है 16। अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में टोटल कितने राजकीय संग्रहालय हैं? 10, 12, 14, 16। 4 सेकंड के अंदर सभी स्टूडेंट्स को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के अंदर कितने राजकीय संग्रहालय हैं? 10, 12, 14, 16। चलिए बात करते हैं एकदम सही विकल्प की। तो सही विकल्प बच्चों डिस्प्ले पर आपके लिए मौजूद है। अब बात करते हैं हम कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही है। देखिए ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी 12 भी आपका गलत है और डी 16 भी गलत है। उत्तर प्रदेश में जो टोटल राजकीय संग्रहालय है वर्तमान समय में उनकी संख्या कितनी है बच्चों? 14। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाने वाले। 30 क्वेश्चन को लगभग हम लोगों को आज कंप्लीट करना है और आज की क्लास मेरा पूरा प्रयास है कि 30 क्वेश्चन तक यदि कोई टेक्निकल इश्यू नहीं आता है तो 30 क्वेश्चन तक ये आपकी लाइव होने वाली है। मैत्रेय परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जनपद है जिसके अंदर मैत्रेय परियोजना चलाई गई है? एक विकल्प है आपके पास कुशीनगर, एक है श्रावस्ती, एक सी है वाराणसी, एक डी मौजूद है आपके पास इलाहाबाद। चलिए 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। किसी भी बच्चे को सोना नहीं है, किसी भी बच्चे को सेशन को एग्जिट नहीं करना है। शुरू से लेकर लास्ट तक आपको चैनल के साथ बने रहना है, वीडियो के साथ बने रहना है। यदि लाइफ में बढ़ना है तो हमें पढ़ना है, बिना पढ़े आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। मैत्रेय परियोजना का संबंध कौन से जनपद से है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। मैत्रेय परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से कौन से जनपद से है? 4 विकल्प थे, लगभग 4 ही सेकंड आपको दी गई है। अब बात कर लेते हैं एकदम सही विकल्प की। लखनऊ यहाँ पर गलत है,
वाराणसी गलत है, श्रावस्ती गलत है। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर से मैत्री परियोजना प्रारंभ की गई थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 14 क्वेश्चन पढ़िएगा सभी बच्चे। मेघदूत किसकी रचना है? ये भी बहुत खास क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने भारत दुर्दशा पढ़ा था अभी, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। उसी प्रकार पेपर में कई बार आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं के अंदर, मेघदूत किसकी रचना है, ये आपसे पूछा जाएगा बहुत बार। ठीक है, तो मेघदूत बच्चों किसकी रचना है? एक है असीत कुमार हलदार, एक दिया गया है जगन्नाथ मुरलीधर, एक दिया गया है हरिहर लाल, एक दिया गया रणवीर सिंह बिष्ट। चलिए मेघदूत किसकी रचना है बच्चों? असीत कुमार हलदार, जगन्नाथ मुरलीधर, हरिहर लाल, रणवीर सिंह बिष्ट। चलिए तेजी के साथ 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। मेघदूत किसकी रचना है? असीत कुमार हलदार, जगन्नाथ मुरलीधर और एक है हरिहर लाल मेड़, एक है रणवीर सिंह बिष्ट। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 4 सेकंड के अंदर प्रत्येक बच्चे को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। रणवीर सिंह बिष्ट आपका गलत है, हरिहर लाल मेड़ ये भी आपका गलत है, जगन्नाथ मुरलीधर ये भी बच्चों आपका गलत है। मेघदूत के जो लेखक हैं वे हैं आपके असीत कुमार हलदार, ये अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। हिंदी के अंदर भी आपसे पूछा जाएगा और जीके के रूप में भी। हिंदी में तो इसकी बात होगी ही बहुत बार साहित्य के अंदर, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे यूपी जीके में भी पूछा जाएगा, जीके में भी पूछा जाएगा, तीनों जगह इसकी डिमांड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। महोदया किसका पुराना नाम है? महोदया के नाम से प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान को जाना जाता था या भारत के कौन से स्थान को जाना जाता था? एक आपके पास बच्चों विकल्प है इलाहाबाद, एक है खजुराहो, एक है कन्नौज, एक है पटना। भारत के 4 स्थान आपको बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी सिटी है जिसको महोदया के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में? इलाहाबाद, खजुराहो, कन्नौज और एक आपको दिया गया पटना। चलिए सभी बच्चे 4 सेकंड के अंदर अपने आंसर सबमिट कराएंगे। महोदया के नाम से निम्नलिखित में से कौन सी सिटी को प्राचीन काल में जाना जाता था, बुलाया जाता था? बात करें बच्चों सही विकल्प की। चलिए जो बच्चे सेशन के साथ जुड़े हैं, अरे भाई एक बार सभी बच्चों को वीडियो को लाइक कर देना है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। अरे जो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपना लाइक, अपना सपोर्ट हमारे चैनल को जरूर प्रदान करें। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए बात करते हैं हम सही विकल्प की बच्चों। पटना यहाँ पर एकदम गलत आंसर है आपका। इलाहाबाद भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। खजुराहो भी गलत है। महोदया के नाम से किसको जाना जाता था? कन्नौज को जाना जाता था। कानपुर के पास में एक अलग सेपरेट जनपद है, आप लोगों को ये भी ध्यान रख लेना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। माथाकोर मंदिर किस जनपद में स्थित है? माथाकोर मंदिर का संबंध यूपी के कौन से जनपद से है? श्रावस्ती, कुशीनगर, वाराणसी और जौनपुर। माथाकोर मंदिर किस जनपद में है? श्रावस्ती, कुशीनगर, वाराणसी, जौनपुर। अरे भाई चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। माथाकोर मंदिर का संबंध कौन से जनपद से है? श्रावस्ती, कुशीनगर, वाराणसी, जौनपुर। 4 विकल्प हैं, उसी से आप लोगों को सही आंसर उठा लेना है। माथाकोर मंदिर का संबंध उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद से है? 4 सेकंड का आपको समय दिया गया था बच्चों, कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं एकदम सही आंसर की। चलिए डी विकल्प आपको दिया गया है जौनपुर, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। एक सी वाराणसी, ये भी आपका गलत है। एक ए श्रावस्ती बच्चों, ये भी गलत है। माथाकोर मंदिर का संबंध कुशीनगर जनपद से है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। इन फ्यूचरली कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। माथाकोर मंदिर का संबंध उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद से है, तब आपको बताना है कुशीनगर। चलिए आगे बढ़े। सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2004 के तहत उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कामकाज को कंप्यूटरीकृत करने का लक्ष्य रखा है। अब हम शॉर्ट में बात करते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नीति बनाई थी, सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2004। इसके तहत उत्तर प्रदेश कार्यालयों के अधिकांश कामकाज को कंप्यूटर के माध्यम से किए जाने का लक्ष्य रखा गया। तो ये लक्ष्य कब तक रखा गया था? एक विकल्प आपके पास 2007 तक कंप्लीट करना था, 2008 तक पूर्ण करना था, 2006 तक, या फिर 2009 तक। 2004 से लेके कब तक का समय दिया गया था ताकि उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कामकाज कंप्यूटर के माध्यम से किए जाएं? 3 से 4 सेकंड में आप सभी को अपना आंसर सबमिट करा देना है। सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2004 के तहत उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कामकाज को कब तक कंप्यूटरीकृत किए जाने का लक्ष्य रखा गया था? 2007, 2008, 2006, 2009। चलिए 4 सेकंड का समय आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। 4 सेकंड आपको दी गई थी, उसी के अंदर आप लोगों को आंसर सबमिट कराना था। अब बात करते हैं सही विकल्प की। 2004 से आपको टारगेट दिया गया था और इसको अचीव करने की आपके पास अधिकतम अवधि कितनी थी? एक है ए विकल्प जो गलत है, एक है डी 2009 ये भी आपका गलत है, एक सी 2006 ये भी आपका गलत है। 2004 से 2008 का जो पीरियड है उसमें यही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया था। जितने भी कार्यालय वर्क हैं सभी के सभी कंप्यूटर के माध्यम से किए जाएंगे और सभी विभागों को 2008 तक का समय दिया गया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। टंपा गायक शैली उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा फेमस की गई थी? एक है तानसेन, एक अमीर खुसरो, एक फयाज खां, एक है मियां सोरी। चलिए 4 विकल्प हैं। संगीत से जुड़ा क्वेश्चन है, ये टप्पा दिया हुआ है और वैसे शुद्ध है ये ठप्पा, ठीक है। ठप्पा ठुमरी आपने सुना भी होगा। जो ठप्पा गायक शैली है ये किसके द्वारा प्रचलित की गई थी? तानसेन, अमीर खुसरो, फयाज खां और मियां सोरी। चलिए ठप्पा ठुमरी आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। ठप्पा गायक शैली निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रचलित की गई थी? 4 सेकंड का समय था, आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है। बात कर लेते हैं सही विकल्प की। तो यहां पर ए तानसेन गलत है, बी अमीर खुसरो भी आपका गलत है, फयाज खां भी गलत है। जो ठप्पा गायक शैली है इसको लोकप्रिय करने का श्रेय किसको जाता है? मियां सोरी को, यानी कि आपका डी विकल्प यहां से पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। किस जनपद में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जहां पर सबसे कम विधानसभा सीटें हैं? एक है मऊ, एक है गोरखपुर, एक है महोबा, एक है वाराणसी। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों, इन 4 विकल्प से ही आपको एक सही विकल्प का चयन कर लेना है। किस जनपद में सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं? मऊ, गोरखपुर, महोबा और वाराणसी। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा सहयोग करना है और 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए आपकी जो क्लास है लगभग 30 क्वेश्चन की होने वाली है। कोई भी बच्चा क्लास को छोड़कर नहीं भागेगा क्योंकि हम लोगों को सीखना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। किस जनपद में सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं? मऊ, गोरखपुर, महोबा और वाराणसी। चलिए 4 सेकंड का समय पूरा हो चुका है। बात करते हैं एकदम सही विकल्प की। मऊ यहां पर बच्चों गलत है, गोरखपुर भी आपका गलत है, वाराणसी भी आपका गलत है। अब आपका सही बचता है महोबा। महोबा में विधानसभा की सीटें कम है। कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे कम जनसंख्या वाला यदि कोई जनपद है तो उसका नाम महोबा है। जहां लोगों की संख्या कम है तो वहां अपने आप ही विधानसभा की सीटें भी क्या हो जाएंगी बच्चों? कम हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 डिस्प्ले पर आ चुका है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? यूपी का नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया पूरे भारत के अंदर सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था? कानपुर, फैजाबाद, पंतनगर, एक जबलपुर। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे। 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। भारतवर्ष में कृषि विश्वविद्यालय सबसे पहले कहां पर खोला गया था? कानपुर, फैजाबाद, पंतनगर, जबलपुर। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। तो बच्चों यहां पर ए विकल्प की हम बात कर लेते हैं जो कि पूर्ण रूप से गलत है। बी फैजाबाद भी गलत है, पंतनगर भी आपका गलत है। डी बच्चों यहां पर आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सही, यानी कि ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
भारतवर्ष में पहला कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया था? जबलपुर में, यानी कि डी विकल्प आपका यहां पर सही है। चलिए 27 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही और सुमेल नहीं है? चलिए मैं एक बार चीजों को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। मैचिंग का क्वेश्चन है। यहां पर जो 4 विकल्प हैं, 3 की सिटी आपको बतानी है, स्थान और सिटी, लेकिन एक विकल्प और भी है डी, उसमें भी आपको बताना है कौन सा सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं तो हरदुआगंज है, यानी कि ये आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए शुरू से ही बात करते हैं, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? किसकी मैचिंग ठीक नहीं है? निगेटिवली ट्रू बताना है आपको। बदरपुर दिल्ली में स्थित है, यानी कि ये बात आपकी पूर्ण रूप से सही है। हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में है, ये भी पूर्ण रूप से सही है। उतारन और पाटन ये दोनों ही जगह आपकी कहां पे? गुजरात में, ये आपका सही है। लेकिन जो पारस नाम की जगह है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और हमको निगेटिवली बताना है, तो इसका मतलब पेपर के हिसाब से यहाँ पर डी आंसर आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। लेकिन बच्चों हम ये बात कर लेते हैं, जो पारस नाम की जगह है ये भारत में जब आंध्र प्रदेश में नहीं है तो ये कहाँ पर है? ये आपकी महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। चलिए आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बदरपुर नाम का स्थान दिल्ली में है, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। उतारन पाटन ये दोनों ही आपके कहाँ पे? गुजरात में है, ये आपका सही है। डी पारस नाम की जो सिटी है उसका संबंध आंध्र प्रदेश से नहीं है, बल्कि पारस नाम की सिटी का संबंध महाराष्ट्र से है। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी की फसल कौन सी है? पूरे यूपी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण नकदी की फसल कौन सी है? नकदी की फसल बच्चों उस फसल को कहा जाता है जिसको किसान बाजार में बेचकर पैसा कमाना चाहता है, जैसे सरसों, जौ, कपास और गन्ना। ये चारों ही नकदी की फसल है, लेकिन हम लोगों को इन चारों में से जो सबसे ज्यादा खास है उसको हम लोगों को बताना है। ठीक है, एक विकल्प है आपके पास सरसों, एक है जौ, एक है कपास, एक है गन्ना। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जो नकदी की फसल है वह आपकी क्या है? चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। सरसों यहाँ पर आपका गलत है, जौ भी गलत है, कपास भी गलत है। उत्तर प्रदेश की जो नकदी की फसल है उसका नाम क्या है? गन्ना, यानी कि आपका डी विकल्प यहाँ पर पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। उत्तर प्रदेश में कब से द्विसदनीय विधानमंडल है? ऐसा साल आप लोगों को बताना है जहां से उत्तर प्रदेश के अंदर द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था कब से की गई है? एक विकल्प है 1935, एक विकल्प 1936, एक 1937, एक 1938। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय का मतलब है विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही हैं। ये कब से है ये आपको बताना है। 1935, 1936, 1937, 1938। 3 से 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। बात करते हैं बच्चों एकदम सही विकल्प की। यहां पर आपके पास जो 4 विकल्प मौजूद हैं, इन 4 विकल्प में से हम लोगों को एक सही विकल्प का चयन कर लेना है। यानी कि अब बात करते हैं हम ए विकल्प की। ये 1935 गलत है, 1936 भी गलत है, 1938 भी गलत है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था सन 1937 से है, ये आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन की। और आज की जो क्लास है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया था। इस क्लास के अंदर मेरे द्वारा पुरानी किताबों से पुराने क्वेश्चनों को अध्ययन किया गया और लगभग 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस सीरीज के अंदर इंक्लूड किया गया था और इसी चीज को आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसी के आधार पर आप लोगों को सीखना है और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान स्टेट लेवल के एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाएगा। क्रिकेट खिलाड़ी प्रवीण कुमार का संबंध कौन से जनपद से है? चलिए आगे बात करते हैं पहले विकल्प की। एक है आगरा, एक है बुलंदशहर, एक है मेरठ, एक है कानपुर। क्रिकेटर प्रवीण कुमार का संबंध कौन से जनपद से है? वह कौन से जनपद के निवासी हैं? आगरा, बुलंदशहर, मेरठ और कानपुर। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। बहुत इजी क्वेश्चन है और आज की क्लास 30 क्वेश्चन के बाद कंप्लीट हो जानी है। क्लास को एग्जिट करने से पहले सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ईमानदारी के साथ
और चैनल पर इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है। उसके बाद वंदे मातरम का जयकारा लगाकर तब आपको क्लास को एग्जिट करना है। क्रिकेट खिलाड़ी प्रवीण कुमार का संबंध कौन से जनपद से है? एक आपको दिया गया आगरा, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। एक बी बुलंदशहर, जो पूर्ण रूप से गलत है। एक डी कानपुर, ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। मेरठ यहाँ पर बच्चों आपका कैसा आंसर है? सही है। चलिए, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज की जो लाइव क्लास है लगभग कंप्लीट हो चुकी है और सभी बच्चे जो चैनल के साथ नए हैं, सभी बच्चे ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और डेली रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आएं। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो आपको डेली 9 बजे रात्रि में प्रोवाइड की जाती है। अभी हमारा जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन चल रहा है, लेकिन 15 तारीख तक हम इसके 20 टेस्ट की जो सीरीज कराने वाले हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों के द्वारा एनवायरमेंट साइंस को शुरू किया जाएगा। और सभी बच्चों को शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो।